नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। भारतीय समय के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम को 6:46 तक रहने वाला है। चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी जारी है, जो ग्रहण के साथ ही खत्म होगा। चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगा है। भारत में चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित रूप से नजर आने वाला है, यानी भारत में जब चंद्रोदय होगा उससे पहले ही ग्रहण चंद्रमा को ग्रस्त कर लेगा। आज भारत में चंद्रोदय का समय शाम को करीब 6:26 पर बताया गया। चंद्रोदय होते ही भारत के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण नजर आने लगेगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है और इसीलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। तो आज चंद्र ग्रहण है, लेकिन महायुद्ध पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, यह हम अपने इस खास पेशकश में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह महायुद्ध जो है ये चंद्र ग्रहण के साथ आया है। आखिर इस क्या इंपैक्ट इस ग्रहण का पड़ेगा, ये जानेंगे हम अपने खास कार्यक्रम में। हम तो महायुद्ध का ग्रहण काल शुरू हो गया है और यही बात है। देखिए, यही वजह है कि हम आपको बताएंगे कि महायुद्ध का ग्रहण काल क्या कुछ कहने वाला है। हम आपको बताएंगे, देखिए क्या है। दिल्ली में शाम 6:26 पर चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। हम आपको जगह भी बता रहे हैं, कहां कितने बजे दिखेगा ये समझिए। नोएडा में शाम 6:26 पर, जहां पर हम हैं, यहां से 6:26 पर थोड़ी देर बाद आप चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। गुरुग्राम में शाम 6:02 पर यह टाइमलाइन पूरी तरह से तय है, कहां कितने बजे चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। गाजियाबाद शाम 6:25 पर गाजियाबाद में नजर आएगा चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण के मायने भी बहुत है। भोपाल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी 6:18 से 6:48 तक आप चंद्र ग्रहण वहां देख सकते हैं। चेन्नई में शाम 6:18 से 6:40 तक चंद्र ग्रहण नजर आने वाला है। इसके अलावा अभी देखिए, पटना में, बिहार की राजधानी में 5:44 से 6:46 तक चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी शाम 6:02 से 6:46 तक, यानी हम आपको अलग अलग शहरों के टाइमलाइन बता रहे हैं। आज साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। यह भी संयोग है कि आज पहला चंद्र ग्रहण नए साल का। यह चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, पूरे भारत में नहीं। और वो कौन कौन से हिस्से वो भी हम आपको बता रहे हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। सूतक काल जो चल रहा है और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद ये सूतक काल खत्म होता है। आने वाले 15 दिनों में चंद्र ग्रहण का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। आने वाला वक्त जो है 15 दिन अहम होता है। होली खेलते समय मन को शांत रखना होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, इसका इंपैक्ट, इसका असर भी दिखता है। देखिए क्या होता है, कैसे बच सकते हैं। ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी ग्रहण काल जो अब चल रहा है गुरु मंत्र का जाप करें। शिव जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रहण से बचना है, इसके अशुभ परिणाम से बचना है, तो ग्रहण के बाद अन्न का दान करना चाहिए। माना जाता है, कहावत है कि ग्रहण के बाद आपको कुछ दान करना चाहिए। अन्न का दान आप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर ग्रहण काल में अगर कोई दोष है या फिर कोई परिणाम आपको लग रहा है कि हो सकता है बुरा हो, तो शिव जी का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहा जाता है मंत्र का जाप करना चाहिए जब तक ग्रहण होता है, मंदिर बंद हो जाते हैं। ग्रहण के बाद दान करने की भी प्रथा है, तो आप अन्न दान कर सकते हैं ग्रहण के बाद। ये तमाम चीजें जो हम आपको बता रहे हैं। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम चीजें जो शुभ होती हैं वो नहीं किया जाता है। मंदिरों को आज के दिन ग्रहण जब शुरू हो से कई घंटों पहले ही बंद कर दिया जाता है। घर में पूजा पाठ बंद हो जाता है, खाना नहीं बनता, ये भी बहुत जगह है। लेकिन दान पुण्य का भी प्रचलन है, क्योंकि आप अगर ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद आप दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन इस बार का ग्रहण जो है बेहद खास है, क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण है। ग्रहण के साथ सूतक के नियम लागू हो जाते हैं, यानी ये नियम जो क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, तमाम चीजें इसके अंदर आती है। मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं होती है, जो मैं आपको बता रहा था। मंदिरों को ढक दिया जाता है, मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनको ढक दिया जाता है। सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू है, यानी ग्रहण से बहुत पहले। आप समझिए, सूतक काल में कुछ भी शुभ नहीं करते हैं। सूतक काल शाम 6:47 पर खत्म होगा, जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा।
सूतक के नियम क्या होते हैं, क्या करना चाहिए इस समय, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए मंदिरों को ढक दिया जाता है, मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, मूल मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं होती है, शुभ काम जो है वो नहीं करते हैं। आप मन को शांत रखना चाहिए सूतक काल में, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। अपने घर के मंदिर को बंद रखें, कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में जो मंदिर है उनको बंद रख दे, उसका प्रभाव ना पड़े। सूतक काल में पूजा नहीं होती है, पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि चंद्र ग्रहण है, परेशान हो सकते हैं आप। मन का शांत रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि इस ग्रहण का इंपैक्ट आने वाले 15 दिनों में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसे ध्यान रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम चीजें। लेकिन इस बार का ये चंद्र ग्रहण खास इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ साल का नया पहला लंबा सबसे चंद्र ग्रहण है। अब राशियों पर असर आप देख लीजिए। मेष राशि पर धन हानि और दुर्घटनाओं से बचना है। वृष राशि में क्या सेहत और करियर में समस्या हो सकती है, यह चंद्र ग्रहण का इंपैक्ट आपको बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। देखिए करियर में सफलता और लाभ का योग है मिथुन वालों को। ये अलग अलग राशि कर्क राशि स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, यानी हम आपको बता भी रहे हैं। सिंह राशि में क्या है, धन की हानि और मानसिक समस्या हो सकती है। अब देखिए विश्व युद्ध कराएगा। चंद्र ग्रहण के ठीक 4 दिन पहले महायुद्ध शुरू हुआ। कहा जा रहा है ग्रहण का इंपैक्ट क्या हो सकता है। चंद्र ग्रहण से चंद घंटे पहले ट्रंप की भीषण युद्ध का ऐलान आ गया। ट्रंप ने कल ही कह दिया था कि भाई युद्ध और बढ़ेगा। चंद्र ग्रहण से पहले दुनिया में वर्ल्ड वार का साया है। कह रहे तीसरे वर्ल्ड वार के दहलीज पर खड़े हैं, कभी भी शुरू हो सकता है। अब सवाल है कि चंद्र ग्रहण कराएगा चीन रूस की जंग में एंट्री, क्योंकि अभी ईरान अकेला लड़ रहा है, लेकिन रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं उसके साथ। दुनिया का विनाशकाल बन गया, चंद्र ग्रहण बना हुआ, यह भी माना जा रहा है। सवाल यही है, चंद्र ग्रहण के ठीक 4 दिन पहले महायुद्ध शुरू हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका इंपैक्ट क्या इस युद्ध पर पड़ेगा, यही जानने की हम कोशिश अपने खास पेशकश में भी करेंगे कि आखिर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है। क्या युद्ध रुकेगा या फिर युद्ध और भयंकर होगा, युद्ध में कुछ और देश शामिल होंगे या फिर नहीं, या फिर जो अभी चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। और आपको यह भी बता दूं कि एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, एक बड़ा पैनल, जिससे हम धर्म के मायने में चंद्र ग्रहण के मायने को समझेंगे और यह भी समझेंगे हम कि आखिर इस युद्ध का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और देखिए हमारे साथ अंशु जोशी, अनीता बाबर, 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशु जोशी इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं और अरीशा बाबर लंदन से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी। क्या लग रहा है, ग्रहण की तो बात कर रहे हैं लेकिन हम आपसे इंटरनेशनल स्टडीज से, आप तो आपसे जानना चाहेंगे इस युद्ध का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पूरे इंटरनेशनल, अगर हम जियोपॉलिटिक्स में देखें तो। अनूप जी, निश्चित तौर पर मैं ज्योतिषी नहीं हूं, आप भी जानते हैं। अरीशा को नमस्ते। लेकिन जो विषय पढ़ाती हूँ उसके दृष्टिकोण से बता सकती हूँ कि ये जो पूरा ये एक स्थिति बनी है पश्चिम एशिया में, इसने पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो ऑयल एंड गैस का मामला आ जाता है। सामरिक दृष्टि से देखें तो ईरान ने जिस तरह से अपने ऊपर हमला होने के बाद आसपास के सभी खाड़ी देशों पर और फिर साइप्रस पर, जो कि यूरोप में है, हमला किया, तो फिर ये समझने वाली बात है कि हॉरिजॉन्टली हिट करते हुए ईरान यूरोप तक पहुंच गया है। और अमेरिका तो इस युद्ध में पहले से शामिल था ही। इधर से पाकिस्तान भी अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहा है। पाकिस्तान की बॉर्डर ईरान से मिलती है, ईरान और पाकिस्तान अलाइज हैं। पाकिस्तान के माध्यम से चीन जो है किसी प्रकार की मदद ईरान पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो एशिया वाला टेंजेंट भी जुड़ जाएगा। तो अभी जो स्थिति है अनूप जी, वो चाहे आप सामरिक दृष्टि से देखें, रणनीतिक दृष्टि से देखें, सीधे सीधे वॉर फ्रंट पे देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है, ये बात तो तय है। मैं वापस आऊंगा अंशु जी आपके पास। डॉक्टर अरीशा बाबर आपके पास आता हूं। डॉक्टर अरीशा, आपको क्या लगता है ये लड़ाई, ट्रंप कह रहे हैं कि हमने मिसाइल को रोकने के लिए क्या परमाणु बम ना बना ले इसलिए हमने किया, लेकिन पीछे से कहा जा रहा है कि लड़ाई तेल की लड़ाई है, ये लड़ाई सिया सुन्नी की लड़ाई है और इसीलिए मिडिल ईस्ट में जो बाकी देश हैं, मुस्लिम देश, वो ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। जी, काफी हद तक आपकी बात से मैं एग्री भी करूंगी कि जी ऐसा है कि ऑब्वियसली तेल का भी मामला है इस चीज को लेकर। और फिर क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो ट्रंप साहब के पास अभी टाइम था, वो चाहते तो ये इसको युद्ध को इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि अगर पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन बनाता भी ईरान, पहले तो काफी इन्होंने डैमेज कर दिया, लेकिन अगर बनाता भी तो उसको अगले 2-4 साल लगने ही थे। लेकिन उन्होंने उस चीज का वेट नहीं किया और उन्होंने अभी से ये युद्ध भी शुरू कर दिया। ठीक है, आपको उनको न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना था, आई एग्री कि वो चीज काफी खतरनाक रहती इसराइल के लिए, और जैसे कि ईरान का काफी हाथ रहा है ऑब्वियसली टेररिज्म फैलाने में उस चीज को देखते हुए, लेकिन इसको फिल वक्त शायद इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन अभी ऑब्वियसली ये किया गया है और ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये बात संभलेगी, ये बढ़ेगी। सालों का तो मैं नहीं कह सकती, एटलीस्ट महीनों तक तो ये युद्ध चलेगा और इसका ऑब्वियसली असर पड़ेगा। और ईरान जो है वो भी एक तरह से अपनी तरह से पूरी बेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको ये लगा हुआ है कि भाई ये आखिरी मौका है उसके हाथ में। अच्छा, फिर एक और चीज ये हो गई कि इन्होंने शुरू में ही जब ये युद्ध किया तो पहले ही इन्होंने टारगेट खमेनी को कर दिया। ये चाहते तो कुछ दिन बात भी कर सकते थे, मतलब उसका शायद ज्यादा इफेक्ट भी इस तरह पड़ता कि हिम्मत टूट जाती, शायद इसलिए भी किया पहले कि शायद जल्दी ही हिम्मत टूट जाए। लेकिन अगर कुछ दिनों बाद करते तो ये बहुत असर जाता है लोगों की तरफ कि भाई ये युद्ध ईरान हार रहा है। अब मसला ये है कि वो हर तरफ ही लोग खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान में भी हालात बहुत बुरे हैं, और पाकिस्तानी अवाम का तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, क्योंकि उनकी खुद जंग छिड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो अलग मोर्चे के साथ लड़ रहा है पाकिस्तान, उसकी अलग परेशानी भी है। लेकिन आप बने रहे, आप दोनों हमारे साथ। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही, देखिए उस बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने 2 दिन में 8 देशों के नेताओं से बातचीत की है, क्योंकि भारत तटस्थ है और डायलॉग डिलीवरी में बात करता है। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से बात की है। पीएम मोदी ने कतर में हुए हमलों की निंदा की और कहा कि बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। भारतीयों की सुरक्षा के लिए शुक्रिया भी कहा है कतर को। पीएम मोदी ने 8 देशों के नेताओं से बातचीत कर ली है। स्ट्रैटेजी है भारत की तटस्थता, जी हां, स्थिरता, कि भाई आप बातचीत से मसले को सुलझाने की कोशिश करें, प्रयास करें। और बिल्कुल भारत के लिए मोदी जी ने यही किया है, 2 दिन में 8 नेताओं से बात, क्योंकि जहां जिन देशों में बात कर रहे हैं वहां भारतीय बहुत रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की बात हो रही है और तमाम देश सुरक्षा का आश्वासन भी दे रहे हैं। खुद ईरान से कई सारे ऐसे भारतीय हैं जो वहां पढ़ने गए हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जिनको निकाला गया है। ईरान सरकार ने भी मदद की है वहां पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार ऐसे देशों से बातचीत कर रही है। बड़ी खबर भी आ रही है, कतर में हुए हमलों की निंदा किए जाए एक तरफ, तो वहां जो भारतीयों को सुरक्षा दी गई है उसके लिए शुक्रिया भी कहा है। तो एक बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, देखिए पीएम मोदी लगातार, और लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए, और देखिए आज ग्रहण भी है, तो इसका एक इंपैक्ट भी हो सकता है, आप समझिए। इस चंद्र ग्रहण का इस युद्ध से क्या कनेक्शन है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और पैनल में और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये जंग कहां रुकेगी, कहां थमेगी, कोई नहीं जानता। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना भी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी रुख करेंगे। अंशु जोशी हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ और भी जो पैनल में जो लोग हैं, डॉक्टर ऋषा बब्बर भी जुड़ रही हैं। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं, शशि अस्थाना साहब, मेजर जनरल साहब, क्या लग रहा है आपको, कहां तक युद्ध जाने वाला है? ट्रंप ने तो कह दिया कि अभी 5-6 हफ्ते और युद्ध जारी रहेगा, यह और लंबा खिंच सकता है क्या? देखिए, अभी ये युद्ध जिसे बोलते हैं एक एस्केलेशन साइकिल में जब एक बार चला जाता है तो दोनों तरफ से जी फायर और रिवेंज की बातचीत होती है। अब ट्रंप के भी दिमाग में ये है कि भाई मेरे जो आदमी मर गए उनका बदला लेना है, फिर दूसरी साइड भी होता है कि खुमैनी का बदला लेना है। तो ये धीरे धीरे एस्केलेशन डायनेमिक्स में जाता है। लेकिन अगर आप लड़ाई के एम को देखें, उससे साफ नजर आ जाता है कि कहाँ तक बात होती है, क्योंकि मैं उसी लॉजिक के हिसाब से एनालाइज करता हूँ। देखिए, अमेरिका का पहला एम तो ये था रिजीम चेंज करना। अब उन्होंने अपना एम बदल दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि रिजीम चेंज हो नहीं रही है। तो अब उन्होंने उसको मिलिट्री एम के तौर पे कर दिया कि जी हमें इनके न्यूक्लियर बर्बाद करते हैं, मिसाइल बर्बाद करनी है, नेवी बर्बाद करनी है और इनकी ताकत को कम करना है। ये अब उन्होंने एम बोला है। हालांकि शुरू से लेके और पहले भी वो बीच में बोल रहे थे उनकी जनता को, ईरान की जनता को, कि जी आप अपना शासन से उनको जो है हटा दो, वगैरह वगैरह। अब सिचुएशन ये है कि खुमैनी के मरने के बाद में काफी एकता भी नजर आ रही है और गुस्सा भी है, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो उस कारण से ईरान अभी चुप नहीं बैठेगा। और देखिए, ये बात तो तय है कि ईरान ने साफ कर दिया कि अब खोने के लिए जो है वो तो चले गए खामनेई जी, लेकिन अब पीछे ईरान अगर झुकता है तो बहुत बड़ी बात होने वाले। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इजराइल पर ईरान के हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर। ईरान ने इजराइल पर दागी सबसे घातक मिसाइल, सेंट्रल ईरान से दागी गई कद्र हमाद बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई कि इसका कितना असर दिखा है इजराइल पर। ईरान के हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने अब तक के सबसे
खतरनाक मिसाइल को, सबसे घातक मिसाइल को ईरान पर दागा है। सेंट्रल ईरान से कद्र हमाद बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई है। तो देखिए, हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या असर पड़ रहा है, आखिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। हमारे साथ एक पैनल भी हमारा जुड़ा हुआ है, इस पैनल का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अंशु जोशी हमारे साथ है, लंदन से हमारे साथ डॉक्टर अरीशा बाबर भी हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए शशि जी भी जुड़ा, अस्थाना जी। मैं शशि जी के पास गया था, अंशु जी आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या लग रहा है जो आज हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कही गई थी कि उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, ईरान ये जानता है कि अगर उसने बंद कर दिया हॉर्मुज स्ट्रेट को तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा, और यही कोशिश ईरान की भी है। तेल के लिए हाहाकार तो मचेगा, पर उसमें खाड़ी देशों और ईरान की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी, अगले 2 मिनट में मैं 2-3 बिंदु समझाती हूँ। एक तो अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया है वो रिजीम चेंज करने के लिए इस बार ट्रंप ने स्टेटमेंट ये दिया है, न्यूक्लियर मैटर बाहर है, तो रिजीम क्यों चेंज करवाना है? वो मात्र वहां के लोगों के सड़कों पर आने की वजह से ट्रंप नहीं चले गए हमला करने के लिए। तेल का एक बहुत बड़ा खेल है अनूप जी। ये जो खाड़ी देश हैं पूरी दुनिया का 30% तेल और 17% गैस दुनिया को भेजते हैं, और इसमें ईरान का भी एक अच्छा खासा स्टैक है। यदि हम देखें तो 20 से 21 मिलियन बैरल हर दिन ईरान पूरे विश्व को बेचता है। अब 2 रास्ते हैं, एक लाल सागर से जकूती की तरफ जहां पर हुती बैठे हुए हैं और ये कंट्रोल में रहते हैं ईरान के, और दूसरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब हम जाते हैं तो वहां ओमान जैसे देशों का भी स्टेक है, पर एक मेजर स्टेक तो जियो स्ट्रेटेजिकली देखें तो ईरान का ही रहता है। ईरान ने धमकी नहीं, 2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इसको बंद करके बैठ रहे हैं, लेकिन ईरान को यह समझना चाहिए कि 50% जो चीन के तेल और गैस की आपूर्ति है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन तक पहुंचती है। तो बिंदु नंबर 1, यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई तो चीन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा और ईरान से चिढ़ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, खाड़ी देश जो अपना तेल और गैस भेजते हैं, ईरान जो अपना तेल और गैस भेज रहा है दुनिया को, उसमें डिसरप्शन आ जाएगा। बिंदु नंबर 3, पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस की कीमतें, फ्यूल्स की कीमतें पहले ही बढ़नी शुरू हो गई हैं और बढ़ जाएंगी, सप्लाई चेन्स बाधित होंगी, तो दूसरे जो देश हैं जहां पर ये तेल और गैस जा रहा है वो भी चिढ़ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, यदि ऐसे में फिर अमेरिका ने इसको एक प्रेशर पॉइंट बना के ईरान के तंत्र पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया तो यहां की पूरी जियोपॉलिटिक्स ही बदल जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस पूरे युद्ध के पीछे, कि कौन इसको कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि जो कंट्रोल करेगा वो जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है और ये पूरी सप्लाई चेन है उसका बादशाह बनेगा। अनुप जी बिल्कुल, और देखिए ईरान इस बात को समझता है और ईरान खुद इसलिए कह रहा है कि भाई हम हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेंगे तो हो सकता है इसका इंपैक्ट दुनिया में पड़ेगा और फिर अमेरिका पर दबाव पड़ेगा। आखिर हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई इस लड़ाई का क्या असर होगा आने वाले वक्त में, दुनिया भर में, ईरान में या फिर अलग अलग देशों में क्या असर होगा। तो महायुद्ध के ग्रहण काल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस युद्ध का। एक तरफ ग्रहण है तो दूसरी तरफ युद्ध शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान हमसे बात करना चाहता है, ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा बहुत देर हो गई, ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है। तो देखिए बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया और कहा कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, लेकिन मैंने कह दिया कि बहुत देर हो गई, ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है, यानी खामनेई का खात्मा हो गया है और इस लीडरशिप को खत्म करने से पहले ईरान को हमसे बात करनी चाहिए थे। अब ये बात कह रहे हैं ट्रंप, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए, और इसे ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है, उनका एक बार फिर से रुख करता हूं। तो तमाम पैनल में हमारे लोग हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना हमारे साथ हैं, साथ ही अंशु जोशी हैं, डॉक्टर अंशु जोशी इंटरनेशनल स्टडीज से, साथ ही मेरे साथ अरीशा बाबर, डॉक्टर अरीशा बाबर लंदन से जुड़ी है। मैं अरीशा बाबर आपके पास हूँ। ये बयान आप सुन रहे हैं ट्रंप का, क्या बात करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी संभावना लग रही है कि ईरान बात करेगा? देखिए, अब बात करने की ये कह रहे हैं कि ईरान बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह पहले भी सुनने में आया था कि अमेरिका की तरफ से भी ऐसे जराए थे कि बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ईरान के इस स्टेट में आ चुका है क्योंकि उनकी लीडरशिप नहीं है, सो दे हैव लाइक नथिंग टू लूज। तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह भी वो प्रेशर बना पाते हैं वो बना रहे हैं। और उसका आपने देखा होगा कि पूरे मिडल ईस्ट पे क्या असर हो रहा है, कैसे बहरीन पे इन्होंने अपने मिसाइल, अपने ड्रोन धागे, और किस तरह से ओवरऑल पूरी आप देखो मिडल ईस्ट में हर जगह चीजें सफर कर रही हैं, सऊदीया में, दुबई, हर जगह।
तो ये ऑब्वियसली अब ईरान तो नहीं रुकेगा, क्योंकि उनकी ऐसी स्टेट आ चुकी है कि उनका लीडरशिप भी नहीं है और लोगों के जज्बात भी इस तरह से बन चुके हैं कि बहुत मुश्किल है कि वो इस चीज पर राजी होंगे। लेकिन डॉक्टर अरीशा, आप अरागची को सुन रहे होंगे, ईरान के जो मंत्री हैं उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो कहीं कोशिश करते हैं, लेकिन डर भी सता रहा होगा कि शायद अगर विद्रोह हो गया उन्हीं के खिलाफ, वो ऐसा अगर सोचे बातचीत करने की तो मुश्किल में वो भी पड़ जाएंगे, ऐसे संकेत मिल रहे थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों के देखिए एक जो इन्होंने पहले ही काम कर दिया कि जैसे खमेनी को इन्होंने जिस तरह से मारा है, तो उसके बाद से लोगों के जज्बात इस तरह के बन चुके हैं कि ये बड़ा और ये बहुत कमजोर पेश करेगा ईरान की जो इस वक्त हालत है उसको बहुत कमजोर, कि आपकी लीडरशिप चली गई, एक अहम मतलब जो आपकी लीडरशिप का जो लीडर था वो उसको असैसिनेट कर दिया गया, और आप लोग बैठ के अब टॉक की बात कर रहे हो, तो ओवरऑल इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरा इनकी जो एक तरह से मुस्लिम उम्मा है, जो शिया जो इनका सेक्शन है मुसलमानों का। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये इस तरह की स्टेट में है कि ये इस तरह की कोई टॉक करेंगे। बिल्कुल। और देखिए जो चीजें सामने होकर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद देर तो हो गई है, युद्ध शुरू हो गया है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। मैं शशि अस्थाना जी आपके पास आऊंगा। शशि जी, आपको लग रहा है कि जो बात अमेरिका कह रहा है, जिस बात का जिक्र ट्रंप कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, ऐसा संभव है? क्योंकि ईरान ने तय कर लिया है कि उनका सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है, अब जितना नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को, इजराइल को, इसी कोशिश में वो लगा हुआ है। शशि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए आप। मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये बोलने की कोशिश की थी, उन्हें भी एक बहाना चाहिए निकलने का इस लड़ाई से बाहर, उन्हें दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने पहले एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की कि ईरान हमसे बात करना चाहता है। उसके बाद लरजानी ने साफ बता दिया हम कोई बात नहीं करना चाहते, और अभी खुमैनी की डेथ हो गई है, और मैं सहमत हूँ जो हमको पैनलिस्ट हैं उनकी बात से कि इस समय अगर वो बात करते हैं तो वो उन्हें जो अभी इस समय एक मौका ऐसा है IRGC को हर कंट्रोल अपने हाथ में रखना और ये दिखाना है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ अपने लोगों को, और वो इस समय में ये सबसे नंबर 1 वहां पर रिक्वायरमेंट ये है कि किस तरीके से खुमैनी की मौत का बदला लिया जाए, और इस हालत में वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकते। तो बात करने का ईरान की तरफ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता अभी के हालात में। बिल्कुल, मैं मान सकता हूं कि तकरीबन 8-10 दिन के बाद जब उनका एमुनिशन थोड़ा कम हो जाए, मिसाइलें खत्म होने वाली हो जाएं, उस टाइम में ये अगर ये स्टेटमेंट आए तो इस स्टेटमेंट का कोई औचित्य है, अभी तो नहीं है। अभी ये ट्रंप जो है वो अपने आप को, अभी पहले उन्होंने बोला कि वो बात करने को तैयार हैं, फिर जब लरजानी की स्टेटमेंट आई कि नहीं हमें कोई बात नहीं, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, हाँ, दबाव की बात हो सकती है, फेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लेट हो गई है, अभी मैं भी बात नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। जी देखिए, हम जो जिस प्रोग्राम को लेकर बैठे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, इसमें चंद्रग्रहण का एक फैक्टर है, और अब हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। तो भाई हम उस तरफ भी चलते हैं, क्योंकि अभी युद्ध की बात हो रही थी। अब डॉक्टर नीति हमारे साथ जुड़े तो वो बताएंगे कि क्या है इंपैक्ट इसका, इस चंद्रग्रहण का। डॉक्टर नीति शर्मा, क्या इस चंद्रग्रहण का जो योग है वो युद्ध का संयोग बना रहा है? निश्चय रूप से ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता ज्योतिष शास्त्र में। अगर आप ग्रहण को समझें और इवन प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स को समझें, तो सूर्य चंद्रमा और जब पृथ्वी एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, और साथ साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड ऑफ द मून, राहु और केतु, इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पूर्ण चंद्रमा के ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। भारत में भी चंद्रोदय हो चुका है। इस समय चंद्रमा और सूर्य की जो डिग्री है 18 डिग्री एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं आमने सामने। राहु केतु एक्सिस जो है वो 14 डिग्री की है। तो चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक है, और ये जो ग्रहण लग रहा है वो सिंह राशि में, सिंह राशि सत्ता का सूचक है, सिंह राशि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज को दिखाता है, और साथ में केतु। और पैरेलल अनूप जी एक विकट स्थिति ये भी है कि चंद्रग्रहण के साथ साथ चंद्रमा के ठीक सामने मंगल और राहु भी बैठे। हमेशा पूर्णिमा को ही ग्रहण लगता है, लेकिन यहाँ पे मंगल और राहु की युति के साथ अंगारक योग बना हुआ है। राहु एक्सप्लोजन का कारक है, राहु कहीं ना कहीं भ्रम का कारक है, धुएं का कारक है, और वही मंगल जो है वो युद्ध का कारक है। केतु भी ब्लडशेड की ओर अंकित करता है। चंद्रमा मन
को डिनोट करता है, वहीं सूर्य जो है आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास को डिनोट करता है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की कुंडली जो है वो सिंह लगन की है, और सिंह लगन में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल अगेन युद्ध के कारक हैं, वहां पे चंद्रमा और ऊपर से केतु, ये ग्रहण उनकी कुंडली के लगन में लग रहा है। खुद ट्रंप की व्यक्तिगत कुंडली में भी चंद्रमा और सूर्य जो है पूर्णमासी के हैं, और दोनों राहु केतु एक्सिस में है। तो एक ग्रहण युक्त कुंडली के जो जातक हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस समय ग्रहण के आसपास ये जो स्थिति बनी हुई है, गुरु की महादशा उनकी चल रही है, शुक्र की प्रत्यंतर चल रही है, और शुक्र उनके 12वां भाव जो होता है वो किसी भी देश का एक प्रकार से फॉरेन लैंड को दिखाता है, फॉरेन इंटरवेंशन को दिखाता है। और गुरु उनकी कुंडली में जो है अष्टम भाव का, अष्टमेश का भी लॉर्ड है, 5th लॉर्ड के साथ साथ। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, दिस इज नॉट अ प्रॉक्सी वॉर, दिस इज अ फुल प्लान्ड फ्लेज्ड वॉर डायरेक्टेड बाय अ डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूर्ण तरीके से प्लान्ड है, और ट्रंप को पता था कि रिटेलिएशंस होंगी, और उसके लिए ही इज वेल प्रिपेयर्ड। तो एक तो चंद्रमा का जो ग्रहण है पूर्ण रूप से मानसिक ऊर्जाओं को जो है एग्रीवेट कर देता है। सो उनके जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है इस समय, वो प्रॉज एंड कॉन से ज्यादा अपने जो वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस ग्रहण के प्रभाव से आप देखेंगे। और यही नहीं, खाली अमेरिका, इजराइल, ईरान नहीं है इस युद्ध की चपेट में आने वाले समय में, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण भी होके गया है। ग्रहों की युति ऐसी है, अंगारक योग बना हुआ है, और 2 अप्रैल के बाद जो मंगल है वो शनि के साथ युति कर लेंगे, तो वो भी बहुत जो है विकट स्थिति है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो ग्रहण लग रहा है उसका लॉर्ड शुक्र भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैनल में जो हमने जो अपना डिबेट का पॉइंट रखा है कि भाई महायुद्ध का ग्रहण काल अब पूरा हो रहा है, क्योंकि अंशु जी हैं, अनिशा जी हमारे साथ है, इधर शशि जी हमारे साथ है। युद्ध की बात हो रही थी, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही थी, एक ग्रहण छूट रहा था, ज्योतिष छूट रहा था, आप आई तो वो पूरा हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक चीज और मैं पेन डाउन कर दूं, मुझे नहीं पता दोबारा बोलने का मुझे चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। राहु एक्सप्लोजन पूरा मौका दूंगा आपको जी। और मंगल के साथ ये जो युति इस समय जो डिग्री क्लैशेस कर रही हैं, देयर इज अ हाई चांस ऑफ रेडिएशन लीकेज इन एनी ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी, देयर इज अ वेरी हाई चांस। और शुक्र के नक्षत्र में लग रहा है फीमेल जो फिगर्स हैं, जो महिला शक्ति है। अभी ईरान में जो एक स्कूल पे अटैक हुआ है जहां पे बहुत सारी बालिकाओं, 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई, बहुत ज्यादा आप देखेंगे आने वाले समय में। और फीमेल्स के साथ टॉर्चर भी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, प्रजनन अंग को दिखाता है। आप देखना इवन जो एप्स्टीन फाइन इट्स अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल स्कैम ओनली। सो आप देखना इस तरीके की न्यूज आपके मंच पे बहुत आएंगी कि फीमेल जो एनर्जीज हैं उनके साथ टॉर्चर, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज, ये एक्सट्रीम लेवल पे देखा जाएगा। नीति जी, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि चंद्रमा और मंगल कारक जो चीज के बता रही हैं, क्या इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा इंपैक्ट डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ रहा है? धधक रहे हैं, दुनिया को धधकाने की कोशिश कर रहे हैं? खाली डोनाल्ड ट्रंप नहीं अनूप जी, सबके ऊपर पड़ रहा है। उन्होंने तो, ही इज द इनिशिएटर, बट हु इज फेसिंग द रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस तो हर इंसान पे पड़ रहा है, हर देश पे पड़ रहा है, चाहे इकोनॉमिक वॉर फ्रंट हो, टेरिफ हो, वॉर के साथ जिस प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो ट्रंप की इस चाल से मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, दिस इज वेरी वेल प्री प्लान्ड। सिर्फ एक सही मौके का ही वाज टेकिंग केयर ऑफ कि वो हमें मिले, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं यूएस में, तो एवरीथिंग इज पॉलिटिकली प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजाइज। लेकिन इसका कारक तो कहीं ना कहीं ट्रंप बन रही थी जी। मैं यही जिक्र कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मची है, जितने भी आप पुतिन का देख लीजिए, आप चाहे नेतन्याहू का चार्ट देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का चार्ट देख लीजिए, लेकिन एक ग्रहण की जो स्थिति लग रही है वो ट्रंप के अपने लगन में लग रही है। और यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी जो चार्ट है वो भी सिंह लगन का है। तो सिंह लगन में ये ग्रहण की स्थिति और वहां पे मंगल का प्रेजेंट होना ट्रंप की अपनी कुंडली में, जो कि युद्ध का कारक है, तो ओवरऑल बहुत शाश्वत ज्योतिष जो शास्त्र है वो बहुत साइंटिफिक है। जब आप उसको सुपर इम्पोज करेंगे प्लैनेटरी पोजीशंस को ट्रंप के चार्ट के साथ, तो वो बहुत स्वाभाविक दिख रहा है कि इसी एक नेता ने ये इनिशिएशन, ये वॉर को ट्रिगर क्यों किया, बिकॉज उनकी अपनी कुंडली में ग्रहण लगन में और उनके देश की कुंडली में भी लगन में लग रहा है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक नीति जी, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जंग को लेकर इजराइल का एक बड़ा दावा सामने आ गया। जी हां, देखिए, इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के रक्षा मंत्री माजिद को मार गिराया गया। माजिद को एक दिन पहले रक्षा मंत्री बनाया गया था और दूसरे दिन माजिद को मार गिराने का दावा इजराइल कर रहा है। इस जंग में देखिए एक के बाद एक बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, और अब ईरान के रक्षा मंत्री माजिद को मार गिराने का दावा इजराइल कर रहा है।
ईरान के रहे रक्षा मंत्री माजिद को एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद आज उनके खात्मे का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। लगातार हम आपको युद्ध से लेकर अपडेट भी दे रहे हैं और साथ ही आपको बता रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण में इस युद्ध पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, युद्ध कहां जाने वाला है, कहां रुकेगा। अंशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अंशु जी, देखिए इजराइल दावा कर रहा है ये युद्ध आपने सुना कि तमाम हम ज्योतिष से भी बात कर रहे हैं कि भाई कैसे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आपको लग रहा कितनी ज्यादा आसानी से खत्म होगा? कहा यह जा रहा कि बहुत आगे जाने वाला युद्ध? नीति जी ने बहुत अच्छी तरह से बिंदु रखे हैं, उनको मेरा साधुवाद। और मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने विषय पे आ जाऊं, अब युद्ध के विषय पर आ जाऊं, तो मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने इस बार जो उद्देश्य स्पष्ट किया है वो न्यूक्लियर डील से रिलेटेड नहीं है। अनूप जी, उन्होंने साफ क्या कहा था जब अटैक किया था उस दोपहर शनिवार को? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ईरान जो है आतंकवादी देश है, प्रॉक्सीज को बढ़ावा देता है। ये जो H3 है, हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठन है जिनको ईरान प्रॉक्सीज कहता है, उनके माध्यम से पश्चिमी एशिया में इसने आतंक फैला रखा है। इसलिए इस बार हमने जो अटैक किया है उसका उद्देश्य इस्लामिक जो ये रिजीम है वहां का, जो कि आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने वाला है, उसको समाप्त करने का है। और आज फिर ट्रंप के और मार्को रूबियो के स्टेटमेंट आए। रूबियो ने क्या कहा है कि हम तब तक हार नहीं मानेंगे, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। और ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि कई सालों तक हम ये युद्ध लड़ सकते हैं। इनके बड़े कूटनीतिक मायने हैं। और फिर ईरान की तरफ यदि देखें तो अब जो है चीन और रशिया कोई डायरेक्टली तो सपोर्ट कर नहीं रहे। अभी तक जो पहुंचाया भी होगा अमला असद, वो भी अब पहुंचाने की स्थिति में नहीं होंगे। ईरान धीरे धीरे अकेला पड़ता जाएगा, लेकिन उसके अस्तित्व का संकट है तो युद्ध तो वो भी लड़ेगा। इसीलिए युद्ध और एस्केलेट होता जा रहा है। अनूप जी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही, ईरान के हमले पर यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। ईरान ने यूएई पर 186 मिसाइलें, 812 ड्रोन दागे, 755 ईरानी ड्रोन को हवा में मार गिराया गया है। यूएई का यह दावा है। देखिए 755 ईरानी ड्रोन को हवा में मार गिराया गया है और एक दो नहीं 186 मिसाइलें दागी गई। ईरान ने यूएई पर दागे हैं, 812 ड्रोन दागे गए, 755 ईरानी ड्रोन को हवा में ही यूएई ने मार गिराया। देखिए युद्ध कहां पहुंच रहा है और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मेहमानों का रुख कर लेता हूं। मैं अनीशा बाबर के पास आता हूं। अनीशा बाबर जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ये जो युद्ध चल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान अलग मोर्चे पर लड़ाई कर रहा है अफगानिस्तान से, वहां भी है, लेकिन इजराइल ने एक बात कही थी कि भाई हमारा दुश्मन नंबर 1 है ईरान है, दुश्मन नंबर 2 है पाकिस्तान, क्योंकि उनका अटैक परमाणु को लेकर और परमाणु बम को लेकर। तो क्या पाकिस्तान भी टारगेट में है? जी, पाकिस्तान बिल्कुल आ सकता है फ्यूचर में टारगेट में। और एक बात बड़ी गौर करने की ये है कि आप देखें कि एक इस्लामिक कंट्री होते हुए ईरान ने तकरीबन आसपास के जितने भी इस्लामिक कंट्री थे उनको टारगेट किया है, 2-4 को छोड़ के, जिनमें एक पाकिस्तान है, एक आज़रबाईजान है। ठीक है, हाउ कम कि वो पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं बना रहा? शायद ऑब्वियसली वो एक तरफ से युद्ध नहीं शुरू करना चाहता पाकिस्तान के बॉर्डर से, लेकिन समवेयर ऐसा भी लगता है कि ईरान को भी अच्छे से पता है। और अब तो पाकिस्तानी भी, खुद आप देखोगे कि इनके अपने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, लोग हैं जो इस बारे में कंसर्न शो कर रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का होगा। और अगर ऐसा हो सकता है, आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? जी जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक बात ऑब्वियसली आपको पता है न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के पास, एंड सेकेंडली कि वहाँ की सोसाइटी बहुत रेडिकल है और इन्होंने खुद इस तरह के एलिमेंट्स अपने पास पाल रखे हैं, जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको खुद एलिमिनेट नहीं कर रही वहाँ की स्टैब्लिशमेंट। तो ये एक थ्रेट है ऑब्वियसली, वहाँ की इसराइल के लिए भी थ्रेट है, आपस की जो हमारे। मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा अनीशा बाबर जी आपके पास। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब है। शशि जी, आपको क्या लगता है, अभी ट्रंप ने कल बयान दिया कि सबसे बड़ा हमला बाकी है, क्या होगा ये हमला? अभी जो ट्रंप बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक और ज्यादा एक वेव, नेक्स्ट वेव भी मिसाइल्स की आ सकती है, क्योंकि स्टैंड ऑफ अटैक के अलावा उनके पास कोई और चारा है नहीं, न्यूक्लियर हमला वो कर नहीं सकते। तो मेरा अपना मानना है कि एक और खेप या एक और वेव जिसे बोलते हैं, और भी बड़ी मिसाइल्स की, जैसे टॉमहॉक है, उनको मिक्स करके उस हिसाब से ये फायर करेंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि काफी सारी थोड़ा समय का अभाव है सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। मैं डॉक्टर नीति शर्मा ये सवाल आपसे लेना चाहूं, बिल्कुल संक्षेप में बताइएगा आप, आने वाले 15 दिन चंद्रग्रहण का क्या इंपैक्ट पड़ेगा युद्ध पर? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया देयर इज अ चांस ऑफ लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, भूकंप की स्थिति। तीसरा, इस युद्ध के अंदर अभी और छोटे देश इन्वॉल्व होंगे
और ये युद्ध अभी अपनी पीक स्टेज पे नहीं गया है, अभी पीक स्टेज पे और जाने वाला है हफ्ते 10 दिन के अंदर। आप देखना जो डैमेज होगा वो बहुत मास डिस्ट्रक्शंस होंगी और डिजिटल अटैक भी होगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का कारक है, कहीं ना कहीं एआई सिस्टम का कारक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडियम के माध्यम से जो डिफेंस फैसिलिटीज हैं इन देशों की, वहां पे भी तो साफ मान ले कि आने वाले होगा। 15 दिन और खतरनाक होने वाले, चंद्र ग्रहण का असर भी इस युद्ध पर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप तमाम मेहमान जुड़े और अलग अलग नजरिए से बताने की कोशिश की कि भाई इस युद्ध का अब क्या होने वाला है। फिलहाल आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।